Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 5 local self government. बेटा आप सबको पता है कि इंडिया में 3 tier सिस्टम चलता है। पूरी कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। फिर एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है जो स्टेट में लॉज रूल्स रेगुलेशन लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड टियर हमने जो ऐड किया है उसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एरियाज़ में भी होती है और रूरल एरियाज़ में भी होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग रूरल एरिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसे डिस्कस करेंगे। इट मीन्स हम पंचायती राज सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हमारी कंट्री बेटा इतनी बड़ी है, वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि हमारा एक स्टेट यूरोपियन कंट्री के बराबर है। एक स्टेट इज इक्वल्स टू यूरोपियन कंट्री। हमारा जो हरियाणा है वो बेल्जियम से बड़ा है। तो सोचो, एक स्टेट को भी क्या इजीली मैनेज कर सकती थी स्टेट गवर्नमेंट? नहीं। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी थर्ड टियर की, जिसे हमने बनाया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फॉर्म में। ये रूरल एरियाज़ में भी काम करता है, अर्बन एरियाज़ में भी काम करता है, पर इस चैप्टर में हमारा फोकस रूरल एरियाज़ पर है। तो बेटा देखो, हमारी कंट्री में एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बात करती है। नेशनल अफेयर्स क्या हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी होती है जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। अगर हम एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो ये बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं बेटा। तो इनको मैनेज करने के लिए हमने क्या बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट। पर लोकल लेवल पे भी हमने क्या बनाई है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, जो इजीली लोकल अफेयर्स को मैनेज कर पाएँ। ठीक है, कई बार हमारी जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती हैं वो इतनी छोटी होती हैं, जैसे नाली बनवाना, नलों में पानी नहीं आ रहा, नलों का जो टाइम है वो कम है, ज़्यादा है, या स्ट्रीट लाइट नहीं जलाई जा रही। तो क्या इसके लिए हम हमारे चीफ मिनिस्टर को बॉदर कर सकते हैं या पीएम को सीधे बोल सकते हैं? नहीं। तो हमारी जो लोकल अफेयर्स हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, वो ईजिली रिजॉल्व हो जाएँ, इसीलिए हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आई। ठीक है, तो हमारी लोकेलिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हमारी लोकेलिटी की प्रॉब्लम को कई बार फेस भी करते हैं, अगर वो हमारी लोकेलिटी में रहते होंगे तो, और कई बार बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि लोकल प्रॉब्लम्स का इजी सोल्यूशन देने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नीडेड थी, रिक्वायर्ड थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ थस बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और इसीलिए जो बेटा ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी, ये इंटीग्रल पार्ट बनी है 3 tier सिस्टम का जो हमारे इंडिया में चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट फॉर वन पर्टिकुलर स्टेट, एंड लोकल गवर्नमेंट फॉर लोकल एरिया। मतलब सिटी पे हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हो सकता है, और रूरल एरियाज़ भी हो सकते हैं, मतलब एक विलेज हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आप लोगों ने वार्ड मेंबर का नाम सुना होगा, पंच वार्ड सुना होगा। तो देखो, एक लोकेलिटी से जो मेंबर इलेक्ट होगा वही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट बनेगा और लोकल अफेयर्स को, लोकेलिटी को ईजीली मैनेज करेगा। ठीक है, अब लोकेलिटी में क्या चाहिए बेटा, हमें बहुत बेसिक सी चीज़ें चाहिए। रोड प्रॉपर बनी हो, है ना, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली क्लीन होता रहे, स्ट्रीट लाइट्स लगी रहे, प्रॉपर टाइम पे जल जाए। हमारे एरिया में अगर टैप वाटर आता है, नलों से पानी आता है, तो वो नल बराबर टाइम पे आ जाए, बस इतना ही तो चाहिए। तो ये बेसिक ह्यूमैनिटीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं। लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लोकल अफेयर्स को मैनेज करते हैं। रूरल एरियाज़ में इन इंस्टीट्यूशन को हम पंचायत कहते हैं, और अर्बन एरियाज़ में हम क्या कहते हैं, म्यूनसिपालिटी। और म्यूनसिपालिटी हिंदी में इसे कहते हैं नगर पालिका, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं नगर निगम। बेटा अगर आपकी सिटी बड़ी होगी, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल है, इंदौर है, ये क्या है बेटा, नगर निगम है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। पर जो हमारा इटारसी है वो म्यूनसिपालिटी है। तो आप जिस एरिया में रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहते हैं कि म्यूनसिपालिटी में रहते हैं। भाई हमारा जो एरिया है वो तो म्यूनसिपालिटी है। ठीक है, पर जहाँ मैं पढ़ने के लिए इंदौर गई थी वो क्या था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सो रूरल एरियाज़ में से पंचायती सिस्टम या पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। अर्बन एरियाज़ में बड़ी सिटी होगी तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, छोटी सिटी होगी तो म्यूनसिपालिटी।
अब हम पढ़ेंगे बेटा लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बेटा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये थोड़ी सी अलग है लोकल गवर्नमेंट से। लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है लोकेलिटी का, इसे वो लोग देखते हैं जो स्टेट से अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होते हैं। ये जो ऑफिशियल्स होते हैं इन्हें प्रॉपर रेगुलर सैलरी मिलती है, जैसे पटवारी हो गया, पुलिसमैन हो गया, विलेज का जो चौकीदार है वो हो गया, विलेज का जो पोस्टमैन हो गया, ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें टाइमली सैलरी मिलती है। एट द एज ऑफ रिटायरमेंट ये लोग रिटायर होते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अलग है लोकल गवर्नमेंट से। अभी हमने लोकल गवर्नमेंट की बात की कि लोकल गवर्नमेंट में कौन लोग आएंगे, वो ऑफिशियल्स जिन्हें स्टेट ने अपॉइंट किया है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जैसे पटवारी, पुलिसमैन, विलेज चौकीदार, विलेज पोस्टमैन, और इनकी सैलरी कौन देती है, सरकार। ठीक है। और ये रिटायर, इनका कोई टर्म फिक्स नहीं होता कि 5 साल के लिए रहेंगे, 10 साल के लिए रहेंगे। एक बार ये ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो कब तक रहते हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये जो ऑफिशियल्स होते हैं ये सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोकल लोगों को, एंड डू नॉट हैव एनी से इन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल अफेयर्स। अब लोकल अफेयर्स कैसे मैनेज होंगे, किस तरीके से प्रशासन व्यवस्था चलेगी, मैनेजमेंट होगा, इसमें इन लोगों की कोई से नहीं होती। पटवारी कुछ नहीं कह सकता, चौकीदार कुछ नहीं कह सकता, ये लोग तो एक काम इनको दिया जाता है, बस ये लोग वही काम करते हैं। पर अगर हम वहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो ये लोकल गवर्नमेंट से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनका फिक्स टर्म होता है, जो होता है 5 ईयर्स। ये गवर्नमेंट ग्रांट्स को रिसीव करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन्हें बहुत सारी ग्रांट्स देती है, पैसा देती है कि भाई आप अपने विलेज को, अपने एरिया को, मतलब अगर सिटी है, टाउन है, उसको इस तरीके से डेवलप कर सकते हो। आप यहाँ नई नालियाँ बनवा सकते हो, नया ड्रेनेज सिस्टम बनवा सकते हो, बच्चों के लिए एक पार्क बनवा सकते हो, और क्या स्ट्रीट लाइट लगवा सकते हो। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनका टर्म 5 ईयर होता है। इन्हें गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए, सैनिटेशन, साफ़ सफाई रखवाएं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो रोड्स होते हैं उन पर रेगुलरली झाड़ू लगाई जाती है, तो वो कौन लोग लगाते हैं, वो वही लोग लगाते हैं जिनको नगर पालिका जॉब देती है। ठीक है, नगर पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर वो लोग अपनी सैलरी लेते हैं और नगर पालिका, नगर निगम के लिए वो लोग काम करते हैं। सैनिटेशन बोले तो साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया जो रोडों पे झाड़ू लगती है, हमारे ड्रेनेज जो रोज़ हमेशा क्लीन होते हैं वो। फिर बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देना, जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो उन्हें सेटल करना। एलिमेंट्री एजुकेशन तो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को देना, साफ़ सफाई रखना, डिस्प्यूट को सेटल करना। दैट इज़ टू से दैट लोकल पीपल गवर्न देमसेल्फ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो लोकल पीपल होते हैं वो अपने आप को खुद गवर्न करते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा। आज हमारी डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाई है तो इसके श्रेय किसको ही जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ही जाता है कि आप जिस वार्ड में रह रहे हैं उस वार्ड के लिए आप वार्ड मेंबर को चुनते हैं। वो वार्ड मेंबर आपके लिए काम करता है तो आप उसे नेक्स्ट इलेक्शन में फिर चुनते हैं, नहीं काम करेगा तो आप उसे नहीं चुनेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें हमारे वोट की वैल्यू पता चल गई है, हम ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी को पहुँचा पाए हैं। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दिस इम्पॉर्टेंस ऑल्सो स्ट्रेसेस द नीड फॉर हैविंग सच इंस्टीट्यूशन। और बेटा ये जो इम्पोर्टेंस आपने देखा कि ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी गई, लोग अपने आप को खुद गवर्न कर रहे हैं, ये जो इम्पोर्टेंस है यही बताती है कि भाई ऐसे इंस्टीट्यूशन हमें जो बहुत ज़्यादा नीडेड है, ज़रूरी है। बेटा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लोकल लेवल पे काम करते हैं ये हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हम देखते हैं पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होता है। हमारी कंट्री आज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहला रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी रोल है। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, ये लोगों के लिए इस बात को संभव बना देते हैं, पॉसिबल बना देते हैं कि भाई ये लोग खुद इंटरेस्ट लेंगे अपने ओन अफेयर्स में, है ना। कि भाई आपकी सिटी को आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हो, आपके बच्चों को ज़्यादा एमिनिटीज़ किस तरीके से मिल सकती हैं, पार्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्रिकेट ग्राउंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये लोग खुद के अफेयर्स में इंटरेस्ट लेते हैं।
और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं धीरे धीरे करके अपने आप को इस तरीके से ग्रूम करते हैं कि ये लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए तैयार होते हैं। आज जो लोकल नेता है वो कल स्टेट लेवल पे जाएगा, फिर सेंट्रल लेवल पे जाएगा, तो यहाँ वो एक साउंड बेस तैयार कर लेता है कि भाई मुझे इस तरीके से ये काम करना है। आज यहाँ पर मैं लोगों के एस्पिरेशन नीड्स को फुलफ़िल करूँगा, कल स्टेट लेवल पे जाऊँगा, फिर स्टेट के लिए काम करूँगा, फिर सेंटर के लिए काम करूँगा। सेकेंड, जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेटा, ये ट्रेनिंग ग्राउंड होते हैं लोकल लीडरशिप के लिए। यहाँ से जो लोकल लीडर होते हैं नेसेसरी एक्सपीरियंस को लेते हैं और फिर आगे जाके बड़े बड़े चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो चैलेंजेस उन्हें स्टेट लेवल में मिलेंगे, नेशनल लेवल में मिलेंगे। जैसे अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो बहुत ग्राउंड लेवल से उन्होंने काम करना चालू किया, फिर स्टेट मिनिस्टर बने, फिर आज पीएम बन गए हैं। अब बेटा मेरा एरिया, उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से या तो मैं समझूँ या मेरे एरिया में रहने वाला व्यक्ति या मेरा वार्ड मेंबर समझ पाएगा, ठीक है। कोई और व्यक्ति जिस एरिया में वो प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है वो कैसे समझ पाएगा, वो कैसे मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे पाएगा। कई बार जैसे सच में हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है कि चारों तरफ वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा हाई एरिया है, जहाँ पर हमारी कॉलोनी डेवलप की गई है वो थोड़ा सा लोअर ग्राउंड में है। तो चारों जगहों का पानी अगर आके मेरी कॉलोनी में आ जाता है तो मैं दूसरे लोगों को समझा पाऊँ कि जो लोग मेरी कॉलोनी में रह रहे हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं, वो इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो मैं जिस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो जो लोकल लोग होते हैं वो लोकल प्रॉब्लम्स को इजीली समझ जाते हैं। वो बेस्ट जज होते हैं अपनी खुद की नीड के, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एनकरेज करते हैं सेल्फ हेल्प के लिए, वॉलंटरी सर्विस के लिए, एंड सेव द स्टेट ऑफ मेनी अननेसेसरी एक्सपेंसेस। और जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होने वाले होते हैं उससे भी हम स्टेट को बचा लेते हैं, क्योंकि भैया हमारा खुद का एरिया है, हम वॉलंटरी सर्विस देने को रेडी हो जाते हैं। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना, जितने भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन्हें लोकल कम्युनिटीज़ का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि वो लोकल कम्युनिटीज़ जानती हैं भाई ये जो भी काम कर रहे हैं ये हमारे लिए कर रहे हैं, हम हमारे बच्चों को एमिनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, हमें एमिनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, हमारे लिए रोड बना देंगे, हमारे लिए पार्क बना देंगे, है ना। तो लोकल कम्युनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं के थ्रू ही हमारी जो सरकारें हैं वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स तक रीच बना पा रही हैं। एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कोई भी टाइम हो, नेशनल इमरजेंसी का टाइम हो, कोई नेचुरल कैलेमिटी का टाइम हो, तो सरकारें लोकल एरियाज़ तक पहुंचने में किसकी हेल्प लेती हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ही हेल्प लेती हैं, ठीक है। तो इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू गवर्नमेंट अपनी रीच बनाती है ऑर्डिनरी सिटीजन्स तक एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कैलामिटी और एनी अदर प्रॉब्लम। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये वर्कलोड कम कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट का और एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा स्टेट गवर्नमेंट की अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पूरी कंट्री को देखना है। तो अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अच्छी तरह काम करे तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारा बर्डन स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कम कर देती है। इवन दे फैसिलिटेट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल एक्टिवली पार्ट ले सकते हैं। इंडिविजुअल ईजिली परफॉर्मेंस को एवेल्यूट कर सकता है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। आपका वार्ड मेंबर देखो क्या क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये आपकी आंखों के सामने है। सही कर रहा होगा तो आप उसको नेक्स्ट ईयर भी वोट दे देना, नेक्स्ट 5 ईयर्स में, मतलब हर 5 साल में ही चुनाव होते हैं बेटा, हर साल तो नहीं होते हैं। आप उसे ही दोबारा चुन के ले आना और अगर उसने काम नहीं किया तो आप फिर किसी और को चुन लेना। पंचायती राज सिस्टम को बेटा पहली बार इनॉग्रेट किया गया था नागौर में, कहाँ पर? राजस्थान में, 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज सिस्टम को पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया नागौर में। नागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश ने सेम ईयर में इस मॉडल को फॉलो किया, पंचायती राज सिस्टम वो भी लेके आ गए। रियल ब्रेक थ्रू तो इसको मिलता है 24 अप्रैल 1993 में। रियल ब्रेक थ्रू पंचायती राज सिस्टम में या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आता है 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को।
जब कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, हमारे संविधान में होता है 73rd अमेंडमेंट। बेटा जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करते हैं तो उसे अमेंडमेंट कहते हैं। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd टाइम अमेंडमेंट हो रहा था, 73वां संशोधन हो रहा था, ये कब हुआ? 1992 में, है ना। सो रियल ब्रेक थ्रू मिलता है 24 अप्रैल 1993 को, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 केम इनटू फोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये पूरा एक ही नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 केम इनटू फोर्स। जब ये फोर्स में आया तब रियल ब्रेक थ्रू मिला। ये कब आया फोर्स में? 24 अप्रैल 1993 को। That is why April 24th is celebrated as नेशनल पंचायती राज दिवस एवरी ईयर। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 24 अप्रैल को। और ये ब्रेक थ्रू किस ईयर में आया था? 1993 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 फोर्स में आ गया। ये फोर्स में कब आया? 24 अप्रैल 1993 को। और इसी दिन से हम क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स किसके? द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के सेलियंट फीचर्स को अब हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट मुख्य फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे किसके? द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 टू प्रोवाइड 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख। हर स्टेट जहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख थी, हर वो स्टेट जिसकी जनसंख्या 20 लाख थी, वहाँ पर हमने 3rd-tier सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। फिर पंचायत के इलेक्शंस को रेगुलर किया, ठीक है, कि भाई हर 5 साल में पंचायत के इलेक्शन तो होने ही चाहिए। पहला फीचर क्या डिस्कस किया हमने कि 3-tier सिस्टम या पंचायती राज सिस्टम हर उस स्टेट में लागू होगा जहाँ पर पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है। फिर पंचायत इलेक्शन रेगुलरली होंगे हर 5 साल में। फिर ये मैंडेटरी हो गया कि आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को एंड विमेन को। औरतों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देना है। देन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कदम उठाया गया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया फॉर टू कंस्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन फाइनेंशियल पावर ऑफ पंचायत। पंचायत के पास कितनी फाइनेंशियल पावर्स रहें, इसके लिए, इसके ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को भी कंस्टिट्यूट किया गया, जो कि ड्राफ्ट बनाएगी कि किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट प्लान पूरे डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना है तो किस तरीके से बनाए जाने चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को भी कंस्टिट्यूट किया गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाया गया हर 5 साल के लिए, कि बार बार रिकमेंडेशन देती रहेगी कि भाई पंचायत के पास कितनी फाइनेंशियल पावर्स होनी चाहिए। ये जो 3rd-tier था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ के लिए, ये इफेक्ट में कब आया? अप्रैल 1993 को। अ 3-tier सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसके लिए? रूरल एरियाज़ की, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो 3rd-tier सिस्टम था, ये कब से इफेक्ट में आया? अप्रैल 1993 से। हर गांव में अब क्या थी? पंचायत थी, ठीक है। उसके ऊपर ब्लॉक समिति हुआ करती थी, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करते थे, जिन्हें जिला परिषद भी कहते हैं। तो सबसे टॉप पे होगा क्या? जिला परिषद। सबसे टॉप पे जिला परिषद, उसके नीचे होंगी ब्लॉक समिति और सबसे नीचे होंगी विलेज पंचायत, ठीक है। विलेज पंचायत के ऊपर ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति के ऊपर जिला परिषद। तो देयर वर द पंचायत एट द विलेज लेवल, विलेज लेवल पर पंचायत होंगी, ब्लॉक समितिज होंगी ब्लॉक लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होंगे जिन्हें हम जिला परिषद भी कहते हैं, वो एपेक्स में होगा। एक डिस्ट्रिक्ट का होगा जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे होगी ब्लॉक समिति, और गांव में होगी पंचायत। बेटा जो नॉमेनक्लेचर होगा, जो नाम होंगे, जो नाम होंगे, ठीक है,
वो हो सकता है अलग अलग हों, स्टेट टू स्टेट डिफर करें, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा तीनों टीयर का वो समहाउ सेम ही होगा। नाम अलग अलग हो सकते हैं पर काम एक जैसा ही होगा। जैसे कि कुछ विलेजेस को मिलाकर अगर कोई बहुत छोटे छोटे विलेजेस हैं तो अ ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेजेस हो जाएगा, या कोई अच्छा खासा बड़ा विलेज है तो एक विलेज हो जाएगा। तो सबसे नीचे तो क्या ही होगा, पंचायत। ठीक है, ये जो 3 टियर सिस्टम है हो सकता है इसके नाम अलग अलग हों पर बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा ही होगा। जैसे कि विलेज या ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेजेस होगा एट द बेस, फिर उसके ऊपर होंगी पंचायत समिति किस लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला परिषद होगा कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो एक इस तरीके से इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, नेट पे भी मिल जाएगा आपको कि यहाँ नीचे होगी विलेज पंचायत, उसके ऊपर होगी ब्लॉक समिति जिन्हें हम पंचायत समिति भी कहते हैं, और सबसे ऊपर होगा जिला परिषद। ये स्ट्रक्चर आपको हर जगह सेम ही देखने को मिलेगा, कॉमन होगा, नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पढ़ेंगे, पंचायती राज सिस्टम को पढ़ेंगे। द 3 टियर सिस्टम कंप्राइजेज द फॉलोइंग। पहले ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे या मिडिल लेवल पे, फिर जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके अलावा न्याय पंचायत भी होती हैं, ठीक है, जिन्हें हर 3-4 गाँव का ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। मतलब हर गांव की न्याय पंचायत नहीं हो सकती बेटा, हर 2-3 गाँव को मिला के, 3-4 गाँव को मिला के एक न्याय पंचायत बनती है। इन एडिशन अ न्याय पंचायत हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर एवरी 3 और 4 विलेज पंचायत। ये 3 बार तो हम डिस्कस कर चुके हैं तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, इसके अलावा न्याय पंचायत भी होती हैं। अलग कंडीशन है भैया, तो 3-4 गाँव को, 3-4 पंचायत को मिलाकर। अब क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए बेटा, वो कोई भी कैंडिडेट जो लोकल बॉडीज़ का पार्ट बनना चाहता है इंक्लूडिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपाल्टीज़, उसे क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। पहला तो वो 21 साल का हो और भारतीय नागरिक हो, इंडियन सिटीजन हो, 21 ईयर्स का हो, रजिस्टर्ड वोटर हो, मतलब उसके पास अपना वोटर ID होना चाहिए। इन केस ऑफ पंचायत एंड मेंबर ऑफ ग्राम सभा इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ग्राम सभा का मेंबर हो, है ना, रजिस्टर्ड वोटर हो, और उसके खिलाफ कोई भी ऐसे चार्जेस ना लगे हों, लॉ ने उसे डिसक्वालीफाइड घोषित ना किया हो, और ना ही वो इंसॉल्वेंट हो। इंसॉल्वेंट हम किसको कहते हैं बेटा, दिवालिया जिसका निकल गया हो, जिसके एसेट्स उसके लाइबिलिटीज़ से कम हो जाते हैं, जिसकी लाइबिलिटीज़ देनदारियाँ बढ़ जाती हैं और उसके पास उतने एसेट नहीं होते कि वो सारी लोगों को चुका पाएगा पैसा। तो इंसॉल्वेंट को क्या कहते हैं हम, दिवालिया निकल जाना, है ना, बैंकक्रप्ट हो जाना। तो बैंकक्रप्ट व्यक्ति भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, और कोई उसने ऐसा काम किया हो जिससे लॉ उसे डिसक्वालीफाइड कर दे तो वो व्यक्ति भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ने जा रहा है उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब वो किसी गवर्नमेंट पोजीशन में नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब वो किसी ऐसी जगह पे एम्प्लॉय ना हो जहाँ पर उसको सरकार से सैलरी आ रही हो। अब हम टर्म की बात करेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 वो पंचायत से जुड़ा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है